देवांशी ब्यूटी आ रहा है। मैडम नमस्ते, ऑडियो खोल लें अपना। सारे लोग प्लीज अपना ऑडियो खोल लें। मैडम नमस्ते। तो म्यूट हो गया। हाँ, कैसी हैं? नमस्ते सर। बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, ज्योतिष की क्लासेस में आपका स्वागत है। थैंक यू। राजीव जी। प्रणाम। हाँ प्रणाम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। आप लोग सब अपना अपना परिचय देंगे, क्योंकि मैं भी आप सबको नहीं पहचानता हूँ, सभी लोग को तो मैं नहीं पहचानता। मैडम आप ही शुरुआत कर दें। मैं डॉक्टर मंजू श्री हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल मगध मेडिकल कॉलेज, और प्रमोद जी से 2001 से मेरा परिचय है। आज का नहीं, बहुत पुराना संबंध है, और बस इन्हीं के थ्रू इस सब में इंटरेस्ट हमारा डेवलप हुआ। उतना फॉलो तो नहीं करती हूँ, लेकिन बीच बीच में कोशिश करती हूँ कि उसको फॉलो करती रहूँ कैरियर के साथ साथ। अच्छा लग रहा है डॉक्टर सीमा को देख के, राजीव जी को देख के, पूर्णिमा जी को देख के। सुना था आपके बारे में डॉक्टर सीमा, बहुत सुनते हैं आपके बारे में प्रमोद जी से। बस यही छोटा सा परिचय है। मुलाकात भी होती थी जब गया में थे, तो आपसे मुलाकात भी होती थी। मुझको ध्यान नहीं है बिल्कुल। असल में इतने स्टूडेंट्स मेरे थ्रू गुजरे हैं ना कि कभी कभी ध्यान नहीं रहता कि कौन स्टूडेंट है, कौन किससे मैं अलग से मिली हूँ। हाँ, ये सब। मैम हम लोग मिलिट्री हॉस्पिटल में। और अच्छा, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग। आना जाना होता था, तो वहां से ही आपके यहाँ भी मुलाकात हुई थी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा फिर से मिलके सीमा। मुझे भी। हाँ डॉक्टर सीमा, हिमांशु आपका स्वागत है। आप अपना धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर हिमांशु पांडे, और मैं जी सर, मैं डॉक्टर सीमा का हस्बैंड हूँ। ये गर्व है मुझे कहने में। मैं क्या कहूँ, आप अपना इंडिविजुअल परिचय दीजिए, क्यों सीमा के थ्रू दे रहे हैं? आपकी अपनी आइडेंटिटी है। बस मैं वडोदरा में ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में पोस्टेड हूँ सर, और लगभग वहाँ गया मैं भी कुछ साल रहा जब आर्मी में पोस्टेड था। वहाँ के बाद से फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आने के बाद अभी लगभग 2010 के बाद से यहाँ पोस्टेड हूँ। मैं भी डॉक्टर हूँ, पेशे से सर्जन हूँ, और यहीं पे वडोदरा में हूँ। राजीव जी आपका स्वागत है। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रमोद सर एंड मंजू श्री मैम, प्रणाम। मैडम, मेरा परिचय ये है कि मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में कार्यरत हूँ 93 से। उससे पहले मैंने जॉब ज्वाइन किया, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ इंडिया हुआ करती थी। 1990 का ग्रेजुएट हूँ, इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी मेरा फंक्शन जो है HR में है सर। और रिसेंटली गॉट प्रमोटेड टू जनरल मैनेजर
और सर जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, जो है मैंने शुरुआत की थी सर 93 में, और मैं कुछ अल्प समय के लिए रहा सर इससे जुड़ा। फिर एक्चुअल में ऑफिस के काम में रहते हुए फिर मैंने इसको मतलब इसका अध्ययन छोड़ दिया था, और उनको मैंने तो बहुत पुराना इससे नाता था, और मेरे लिए सौभाग्य है कि आपने मेरे को कनेक्ट किया डॉक्टर प्रमोद से। तो सर और सर जहाँ तक डॉक्टर हिमांशु की बात है सर, तो मैं चूकूंगा नहीं, वो बताएंगे नहीं अपने मुंह से। लेकिन सर वो एक जो है सर्जन, एक विश्व प्रख्यात सर्जन है सर। इनका काफी नाम है, और उतने ही डॉक्टर हिमांशु भी हैं। और सर मैं खाली इतना एक लाइन से इसको समाप्त करूंगा कि जो भीड़ रहती है ना सर हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में, सबसे ज्यादा लाइन जो लंबी लगती है ना, ये दोनों का कंपटीशन है सर, हस्बैंड वाइफ का, कि इनके यहाँ पे ज्यादा लगेगी, उनके यहाँ पे ज्यादा लगेगी। सो सर ये हमारा परिचय है सर। बहुत अच्छा, फॉरवर्ड टू योर क्लासेस सर। पूर्णिमा, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। कैसी हो पूर्णिमा? हाँ मैं रांची से हूँ, और यहाँ से सर से वास्तु शास्त्र 4 सीखी हूँ, और इसका ज्योतिष का बहुत दिन से मन है, और सर की कृपा है कि आज शुरू किए हैं। अतुल पांडे जी, आपका सर स्वागत। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप कहाँ से हैं? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सीमा, और सर मैं मूलतः तो बलिया जिले से हूँ, उत्तर प्रदेश, लेकिन हम लोग इस समय अभी सेटल्ड, सारा परिवार हमारा वाराणसी में है। और यहाँ पे मुझे 2013 से मैं यहाँ पे गुजरात रिफाइनरी में हूँ, कार्यरत हूँ। और डॉक्टर सीमा, डॉक्टर हिमांशु पांडे से मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपके संपर्क में हम लोगों को जोड़ा, और उस वजह से आज ये क्लास भी स्टार्ट हो रही है। अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरी विक्रांत शर्मा जी से बात हो रही थी रिगार्डिंग में कि कुछ इस तरह से कुछ किया जाए, तो बाद में फिर डॉक्टर सीमा की तरफ से जानकारी मिली कि इस तरीके के आपके उनके गुरुजी हैं, आपके बारे में उन्होंने बताया, व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना, और आज देखिए हम लोग क्लास का शुरुआत करने के लिए बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर सीमा पांडे, डॉक्टर हिमांशु पांडे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये एक अच्छा प्रयास शुरू किया, जो कम से कम हम लोग का सारे मैं समझता हूँ पूरे विश्व में जो हिंदू सभ्यता है उसकी एक बहुत प्राचीन विज्ञान जिसको कहा जाए, उससे लोगों को अवगत कराना बहुत बड़ा काम है। और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, हम लोगों को जोड़ के आगे चलिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो क्लास के जितने भी शिक्षा आपने देंगे अपने आपके विद्यार्थियों को, ये आगे और ज्यादा लोगों में फैलता चला जाएगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद। विकास शर्मा जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो सर मैं डॉक्टर सीमा पांडे को ही धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इनकी तरफ से पहले फोन आया कि ऐसे इन्होंने शायद आपसे वास्तु का कोर्स किया है, तो से हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं। इनको बोला कि ठीक है, मेरा इंटरेस्ट तो काफ़ी टाइम से है, और मैं खुद भी कुछ करता रहता हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, पर क्योंकि आपसे ऐसे मतलब प्रॉपर तरीके से सीखना, और उसमें कई सारी चीज़ें जो है वो खुद पढ़ाई में कभी समझ में नहीं आती हैं। जो हमसे सीनियर हैं, हमारे गुरुजन हैं, जब उनसे हम सीखने जाएंगे तो कई सारी छोटी छोटी चीज़ें भी जो हमें खुद पढ़ाई में कभी समझ में नहीं आएंगी, गुरुओं के पास हम जाएंगे तो वो उसको पल में ही वो चीज़ें समझा देते हैं। तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जब हमें जहाँ से सीखने को मिले, हमें वो अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। और क्योंकि आप तो सर इसमें काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें, और मैं इसमें जुड़ा रहना चाहूँगा, क्योंकि जितना इसको सीखेंगे उतनी ही इसकी गहराई हमें समझ में आएगी, और हम आगे किसी की मदद भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया सर। विहान श्रीवास्तव जी।
विहान श्रीवास्तव जी, डॉक्टर भावना श्रीवास्तव। हाँ जी, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अब मैं अपने विषय की ओर आने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम इस कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब से आप लोग अपने अपने ऑडियो ऑफ कर लेंगे, जब मैं कहूंगा तो ऑन करेंगे, मैं जब पूछूंगा तो ऑन करेंगे। ये पेंडेमिक जब से आया, कोरोना वैश्विक महामारी ने एक अवसर प्रदान किया। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूं। अब पूरे भारत में हमारे फेडरेशन के द्वारा 2001 से सर्वप्रथम भारत के अंतर्गत और विदेशों में ज्योतिष की शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण कुमार बंसल हुए, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। अमेरिका, कनाडा, टोरंटो, जापान से लेकर हिंदुस्तान के करीब करीब प्रत्येक शहरों में हमारी चैप्टर्स हैं, जहां पे और मेवाड़ यूनिवर्सिटी से हमारी एसोसिएशन है, जहां से हम एमए पीएचडी तक की पढ़ाइयाँ कराते हैं। और मुझे आज भी याद है 2001 में मुरली मनोहर जोशी जी मानव संसाधन मंत्री बने थे, बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी। उसी समय इस फेडरेशन की गठन की गई, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी। हमारे उस समय जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे अहमदाबाद से पंडित एशआर स्वामी, बहुत अच्छे ज्योतिषी, बहुत अच्छे ज्ञान उनकी थी, आज भी हैं, लेकिन अब वृद्ध अवस्था होने के कारण उनकी सक्रियता में कमी आ गई। और तब से आज तक न जाने कितनी लोगों को मैंने गया, पटना, बिहार शरीफ जैसे, नालंदा जिसके नाम आप जानते होंगे, इन चैप्टरों में मैं अनवरत मैंने काम किया। पूरे बिहार झारखंड का मैं गवर्नर बना, मेरी सफर चैप्टर चेयरमैन से स्टार्ट हुई, फिर बिहार झारखंड के गवर्नर बनाए गए हम, और फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। और अनवरत करीब करीब 40-45 हजार लोग अभी तक ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी हमारे चैप्टर के अंतर्गत हमसे सीखा। और हमने प्रयास की कि एक अच्छे ज्योतिषी का कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे वास्तुविद कैसे बन सकते हैं। एक सभी की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। ज्योतिष में कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र के आधार पे आपको प्रेडिक्शन करने की कला सिखाई जाती है। उसी तरह वास्तु में जहाँ वह प्रशस्तु, जहाँ हम निवास करते हैं, जिसके बारे में आप अगर जाकर के देखेंगे और उसके बारे में आप एक गणना कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एग्जामिन करके किसी के बारे में बताते हैं जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन वास्तु के अंदर अगर अच्छे वास्तुविद हो तो आपके जाके अंदर आपके घरों के आवासीय भूखंड में देख कर बता सकते हैं कि साहब आपकी स्प्लीन यहाँ पे खराब होने की संभावना है, यहाँ पे जो निवास करते हैं उनकी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, या उनकी किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, या उनको पैरालिसिस अटैक आएगा। इस तरह की उसमें विधा है। उसी तरह क्यूरोमेंसी साइंस, जो अपने चेहरे की आकृति देखकर हमारे ऋषियों ने बताई थी, सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें हस्तरेखा के आधार पर, चेहरे के आधार पे, बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पे भी प्रेडिक्शन करने की बात सिखाई जाती है, जिसको हम लोगों ने बाकायदा सिखाया। आज और देश विदेश में वो कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, और उनकी अच्छी भूमिका अपने इस कंट्रीब्यूशन, इस विधाओं के लिए, लोग के लिए जो अपेक्षा आकांक्षाएं हैं, उस पर वो कार्य कर रहे हैं। उसी तरह नंबरोलॉजी है, जिसमें कहा जाता है कि नाम बदलो भाग्य बदलो। अगर आपको अपनी भाग्य में बदलाव करनी है तो नामों की अक्षरों में बदलाव कर दें तो आपकी भाग्य में सुधार अवश्य हो सकती है। इस तरह बहुत सारे वैदिक विद्या है जिसकी गणना अलग अलग तरीके से की जाती है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, हम लोग बता देंगे कि आपके घरों में कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सा दोष है। ये भी एक सिस्टम है जिसको लोसु ग्रिड के अंतर्गत में हम लोग देखते हैं
चाइनीज नंबरोलॉजी में भी देखा जाता है। ग्राफोलॉजी भी एक सिस्टम है जिसमें हैंडराइटिंग के द्वारा भी आपकी देखा जाता है कि आपका भविष्य का जो सिस्टम है, आपका उतार चढ़ाव है, या अप एंड डाउन है कि या डाउन है या अप है, कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह बहुत सारे विधाएं हैं। अफसोस इस बात की रही, इस वैदिक विद्या का जितना विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, और जिसके कारण से इस विद्या के प्रति लोगों की जितनी आसक्ति होनी चाहिए, जितनी रुचि होनी चाहिए, जितनी इसकी प्रमाणिकता समझ में आनी चाहिए, वो नहीं आता है। तो लोग कहते हैं ज्योतिष एक ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है, या इसकी एक महत्ता है नहीं। लेकिन वर्तमान परिवेश में ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसके बारे में ना जाने तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो ही इसके अंदर की गहराई समझ में आएगी तो लगता है कि जहाँ पे जिस स्थान पे विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है, उस स्थान से ज्योतिष विज्ञान की सीमाएं प्रारंभ हो जाती है। इसमें कतई संदेह नहीं है, कतई इसमें कोई प्रश्न नहीं है। समय काल से मौका मिलेगा, इसको प्रमाणित करने का मैं प्रयास करूंगा, आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा कैसे ग्रह नक्षत्रों के आधार पे बॉडी की कौन सी पार्ट्स को कैसे हम देख सकते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में हम कैसे जा सकते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स को कैसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके जन्मपत्री से आपके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में भी जानकारियां हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्षेत्र है। इसमें कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें महारत हासिल कर लिया हूं। हर व्यक्ति एक विद्यार्थी है। अंतर सिर्फ इतना है, कोई ऊंचे कक्षा के हैं, कोई नीचे कक्षा का है। मैं भी उसी में हूँ, ऐसा नहीं है। इसकी विशिष्टता प्राप्त करना शायद बहुत मुश्किल है। ये दैवक विद्या है, देवताओं के आशीर्वाद से इस प्राप्त होती है। और गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में एक संदर्भ आया था, इसमें भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा, हे वत्स, तुमने सूर्य भगवान से सारी शिक्षाएं ली, तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी शिक्षा सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु मैंने सभी प्रकार की शिक्षा ली, सभी चीज की ज्ञान हमने भगवान सूर्य ने हमें दिया, लेकिन सर्वोत्कृष्ट शिक्षा जो लगी वो ज्योतिष विज्ञान है। भगवान राम ने पूछा क्यों? कहीं कि ये लोक कल्याणकारी विद्या है, इससे लोक कल्याण की भावना देखी जाती है और लोगों की इस विधाओं के आधार पे कल्याण होती है। इस तरह शास्त्रों में इसकी भी बहुत गणना करी गई है। ज्योतिष के बारे में कहा जाता है ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, अर्थात ज्योतिष शास्त्र वेदांग के रूप में प्रतिष्ठित है। जिस तरह काल पुरुष के शरीर में हमारे शरीर में नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, इसी आंखों की ज्योति से हम पूरे दुनिया के हर सुख दुख, हर मर्म को सीखने का प्रयास करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। हर मर्म के हर चीजों के बारे में हमें जानकारी होती है। ठीक उसी प्रकार वेद के सभी अंगों में ज्योतिष शास्त्र नेत्र रूप में सभी वैदिक विधि विधानों एवं कर्मकांडीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान कराता है। सभी प्रकार के कर्मकांडीय व्यवस्था का ज्ञान कराता है, इसलिए इसे वेद का नेत्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र का जो अन्य नाम है ज्योतिष शास्त्र भी, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, शास्त्र का मतलब होता है जो इस संबंध में जो ज्ञान जो बताता है, संसार के जो हर धर्म हर चीजों के बारे में शास्त्र में से जीवन मरण का रहस्य का जीवन, इससे सुख दुख के संबंध के बारे में इसकी जानकारी होती है। और ज्योतिष शास्त्र इस पूरे सुख दुख जीवन की हर मर्म की जानकारी हमें देता है। इस शास्त्र के द्वारा सूर्यादि ग्रहों, नक्षत्रों, गति और योग आदि का हम क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं और इसके आधार पे हम जानने का प्रयास करते हैं। खगोलीय ग्रह नक्षत्र पिंडों का भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि उसके बिना ज्योतिष के ज्ञान बड़ा अधूरा है। एस्ट्रोलॉजी डिपेंड्स अपॉन एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेज, ये पूरी तरह एस्ट्रोनॉमिकल साइंसेस के आधार पे आधारित एक विज्ञान है। और इसकी संज्ञाएं, इसमें मुख्य दो भेद दिए गए हैं, एक गणित और दूसरा फलित। गणित के आधार पे ही फलित की गणना की जाती है। अगर आप गणित ना जाने तो फलित समझना मुश्किल है। वर्तमान समय में लोग फलित को इसलिए नहीं समझ पाते हैं, फलित की जानकारी
इसलिए पूरी तरीके से नहीं होती कि वो गणित पे उनका कंट्रोल नहीं है, गणित पे उनका ध्यान नहीं है, गणित की उनकी जानकारियां नहीं है। कैसे जानकारियां नहीं है? इसलिए नहीं है, कंप्यूटराइज जब से हुआ 1988 से एस्ट्रोलॉजी की सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जैसे जैसे हुई, उसकी गणित की जो गणना है बहुत कठिन है, ऐसा नहीं कि आसान है। लेकिन जिन्हें इसकी गणित की गणना कंप्यूटर के माध्यम से होने लगी, पहले लियो 1 बना था, फिर लियो 2 बना, लियो 4 बना, और इस तरह करके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर की निर्माण हुई और लोग गणित की गणना आप कंप्यूटर के माध्यम से आसान और सरल तरीके से लोगों को उपलब्ध होने लगा। लेकिन उपलब्ध तो हो गया, लेकिन वो आया कैसे, बना कैसे, उसकी जानकारियां उनकी नहीं रह पाई। मान लिया इष्टकाल की गणना आता है, शास्त्रीय समय उससे बोला जाता है। मान लिया जाए किसी का जन्म 10 बजे है दिन का, वहां पे सूर्योदय 5 बजे है, तो उसका इष्टकाल क्या होगा अब उनको पता नहीं चल पाता। गणित की गणना भी किसी जन्मपत्री है, 1 मिनट मैं एक जन्मपत्री दिखा रहा हूं। अब इस जन्मपत्री में मैंने समय को हटा दिया। अब समय को हटा दिया तो अब इसमें कितने बजे का जन्मपत्री फॉर्म कर रहा है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो ही गणित की जानकारियां रहेगी, जो ही गणित की आपकी जानकारियां रहेगी, आप पकड़ लेंगे कितने से इतने बजे तक टेंटेटिव जन्म समय है। कैसे पकड़ेंगे? जो क्लिनिकल डायग्नोसिस आप करते हैं, आजकल क्या है, वो डायग्नोसिस का प्रारूप चेंज हो गया। क्या हुआ? आप लैब में टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड करा करके वो देखा जाता है कि आपकी पैंक्रियाज कैसी है, आपका लीवर का पोजीशन कैसा है, आपका अपेंडिसाइटिस की पोजीशन क्या है, आपकी किडनी के लेवल क्या है। लेकिन मुझे याद है, मैडम अच्छी तरह जानती है, डॉक्टर गिरिजा शंकर हुआ करते थे। अफसोस, मैडम को मैं मातुल्य मानता हूँ और उन्हें भी पिता तुल्य मानता था। मुझे याद है 2004 से हमारे एस्ट्रोलॉजी की क्लास में थे और वो क्लिनिकल उनकी डायग्नोस इतना अच्छा था। किसी ने मुझे कह दिया कि आपको तो जॉन्डिस हो गया है। मैं ब्रश कर रहा था, मैंने फोन किया कि डॉक्टर साहब किसी ने कहा कि जॉन्डिस हो गया है, मुझे भी लग रहा है कि मेरा आंख पीला है। कहेंगे, हंसने लगे ठहाका लगा के, कहेंगे चलिए चलिए आइए आइए, मैं देखूंगा आपका जॉन्डिस है कि क्या है, मैं उसको देखने का प्रयास करूंगा। उन्होंने हाथ लगाया, राइट साइड में देखा, पूरा देखा, कहीं कि आपका लीवर ऑब्स्ट्रक्ट तो है ही नहीं, लीवर में कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, आप जाकर एक टेस्ट भी करा लीजिए, आपको जॉन्डिस नहीं है। मैंने टेस्ट कराया और टेस्ट कराने में जो जॉन्डिस का जो पैरामीटर है उसमें वो नहीं था। तो इस तरह वो क्लिनिकल डायग्नोसिस की जो प्रथा है वर्तमान परिवेश में हमारे मेडिकल साइंसेस में भी थोड़ी कम हो गई है। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसकी व्यवस्था खत्म हो गई है। लोग कंप्यूटर के आने से, हम लोगों ने अपने प्रैक्टिस के, अपने मेहनत से गणित बनाया, और लेकिन अब किसी व्यक्ति की जन्म है, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और मैं इसे अब मैं इसको चेंज कर दिया, टाइम चेंज कर दिया। अब इसको कैसे पता करेंगे? जब जनपत्री आपके पास आएगी कैसे जानेंगे कि कितने बजे का है? कैसे समझेंगे कि इसका समय क्या होगा? हो सकता है उस मैनिपुलेट करके समय चेंज कर दिया हो। तो जब तक गणित नहीं जानेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे इनका जन्म का समय क्या है, क्या होना चाहिए। इस तरह बहुत सारे ऐसे व्यवस्था है। तो गणित और फलित, गणित ही बेस है फलित के लिए। जितना आपकी गणित अच्छी होगी, लेकिन अफसोस ऑनलाइन क्लासेज में मैं गणित नहीं सिखा पाऊंगा, उसके लिए सामने बैठना होगा तभी गणित की जानकारियां दी जाएगी, क्योंकि इसकी भी एक लिमिटेशन है। जहां तक होगा मैं प्रयास करूंगा। दूसरी बात है, इस शास्त्र का प्रादुर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ? क्या शास्त्र की गहराई हमारे इस भारत की जन्मभूमि पर रही थी? क्या हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे चिंतकों ने
हमारे पूर्वजों के पास इसकी ज्ञान थी कि विदेशियों के पास थी। मुझे आज भी याद है जिस समय वास्तु में कछुआ, मेढक, विंडचाइम जब चाइना वाले ने एक्सेप्ट किया तो भारत के लोगों में हर घरों में विंडचाइम लग गई। करीब करीब हर लोग अपने उसको लगा दिया झुनझुना बउआ की तरह। उसका क्या फल होगा नहीं होगा इसके बारे में वो नहीं समझ सके, और उसका नुकसान भी होता है। हर जगह फायदा ही नहीं होता। कहाँ पे लगाना है, किस जगह पे लगाना है, किस परिस्थिति में लगाना है। हर लोग जानते हैं कि पैरासीटामोल दवा से बुखार खत्म होता है, लेकिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता सकते हैं कि इसे कब खाना है, कैसे खाना है, खाना है भी कि नहीं खाना है। वो केमिस्ट नहीं बताएगा, ड्रगिस्ट नहीं बताएगा, बता तो देता है लेकिन नुकसान भी हो जाता है, लोग को जान भी चली जाती है। उसी तरह अफसोस इस बात की हुई कि जब चाइना वाले ने एक्सेप्ट किया तो हमारे भारत के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। विदेशियों से हम लोग प्रभावित होते हैं, जबकि यह ज्ञान विशुद्ध रूप से हमारे भारत की ऋषियों के पास रही थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, इस शास्त्र का नियमों का संशोधन और परिवर्धन, विकास, डेवलपमेंट, इसमें समय काल से निरंतर होते आ रहा है। हम जैसे ज्योतिषियों ने इस सिद्धांत में रिसर्च और पीएचडी करने का प्रयास किया, और उस प्रयास के द्वारा हम वर्तमान समय में समझ पाते हैं कि अमुक सिद्धांत आज की परिवेश में एक नहीं लग पा रहा है, इस सिद्धांत की औचित्य नहीं है। अब किस सिद्धांत की औचित्य है उसको भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जितनी इसमें गहराई से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वैसे वैसे इस ज्ञान की गहराई में वृद्धि हो रही है और लोग की ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है। शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि आज से कम 28,000 वर्ष पहले भारतीयों ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र का मंथन किया था। आज नहीं किया था, सोचिए कितने हजारों वर्ष पहले किया था। आकाश में चमकते हुए नक्षत्र पुंज, शशि पुंज, आकाश गंगा आदि के रूप रंग आकृति से पूर्णतया परिचित थे। कौन सा नक्षत्र ज्योतिपूर्ण है, इस आकाश गंगा में न जाने अनगिनत तारे हैं, अनगिनत स्टार हैं, अनगिनत प्लेनेट भी हैं। देखिए कौन सी ग्रह हमारे इस पृथ्वी पर अपनी प्रभाव रख रहे हैं, किस तारे का, स्टार का प्रभाव है, किस स्टार हमें प्रभावित करते हैं पृथ्वी स्थित वासियों पर, इसका पूर्ण ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास रही थी, पूर्ण ज्ञान हमारे ऋषियों के पास रही थी। जब इस शास्त्र का 13वीं शताब्दी के उपरांत इस शास्त्र का विदेशियों की जब शासन आई, मुगलों का शासन आया, ब्रिटिश का शासन आया, यह शास्त्र अपनी ज्योति को में विलीन हो गया। यह शास्त्र अपने आप में मंद पड़ गया, लेकिन बाद में हमारे ऋषि पूर्वजों ने इसे पुनः समझने का प्रयास किया। अब पुनः आज इसकी प्रचार प्रसार संशोधन परिवर्धन में आज लोग लगे हुए हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें अच्छा परिणाम देने का प्रयास कर रहे हैं। अतः इस बातों का वेदों में वर्णन है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का, ज्योति का मतलब प्रकाश, प्रकाश देने वाला शास्त्र की प्राचीनता और मौलिकता की बात केवल भारतीय विद्वान ही नहीं करते, बल्कि विदेशियों विद्वान ने भी इसकी प्राचीनता को स्वीकार किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है।
कि यह ज्ञान विशुद्ध रूप से भारतीयों के पास था, कहीं इसमें संदेह नहीं है। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भारतवासी आकाश मंडल और नक्षत्र मंडल आदि के बारे में अन्य देशों के ऋणी नहीं हैं। मूल आविष्कर्ता वही इन वस्तुओं के हैं। डॉक्टर रॉबर्टसन ने भी कथन है, कहा है उन्होंने, 12 राशियों का ज्ञान सबसे पहले भारतवासियों को ही हुआ। भारत ने प्राचीन काल में ज्योतिष विद्या में अच्छी उन्नति की थी। अतः इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारत की मूल ज्योतिष की ज्ञान हमारे इसी पुण्य भूमि में आज से हजारों वर्ष पहले आविष्कृत हुआ। अर्थात भारत ज्योतिष शास्त्र का उद्भव स्थान है, उद्गम स्थान है। लोकमान्य तिलक ने ओरायन नामक अपनी पुस्तक में कहा है, भारत का नक्षत्र ज्ञान, जिसका कि वेदों में वर्णन आता है, ईस्वी सन कम से कम 5000 वर्ष पहले का है। भारतीय नक्षत्र विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। कितनी अजीब सी बात है, इस शास्त्र की इतनी गहराई हमारे इस देश में रही है, इस पुण्य भूमि में रहा है, लेकिन यह शास्त्र बीज में बद्ध अवस्था में अपने आप की प्रासंगिकता के लिए इसमें प्रश्न खड़ा हो चुका था, यह धूमिल हो चुका था, यह मलिन हो चुका था। तरह तरह की बातें की जाती थी। आज भी कुछ लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। उन्हें इस शास्त्र की न तो ज्ञान है, जब तक आपको किसी शास्त्र के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं हो तो बोलने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमें चिकित्सा विज्ञान की ज्ञान नहीं है तो मैं चिकित्सा विज्ञान की बात कैसे कर सकता हूं, उस पर कटाक्ष कैसे कर सकता हूं। उसी तरह जिन्हें वास्तु और ज्योतिषी वैदिक विद्याओं की ज्ञान नहीं है, इस पे बोलना उन्हें नहीं चाहिए। देखिए, बोलते हैं लोग, कुछ लोग आदत से मजबूर हैं। हमारे बहुत सारे तर्कशास्त्री ने बहुत समय टीवी पे आकर के चर्चा करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं है। अरे साहब, तुम अपने घर तो ले जाके दिखाओ मुझे, तुम अपने घर तो ले जाके दिखाओ, मैं बताऊंगा तुम्हारे घर में क्या क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है 2003 में नासिक में ज्योतिष महाकुंभ लगा था। हजारों हजार पंडितों ज्योतिषीय विद्वान बैठे हुए थे, देवराहा बाबा भी बैठे थे, बहुत सारे विश्व गुरु आए थे। मुझे बोलने का मौका मिला, मैं भी कुछ बातें कही। इतनी प्रखरता है इस विद्वान की, इस विषय के बारे में आप आश्चर्य कर लेंगे। इसलिए इस विद्या की अपनी एक प्रासंगिकता है, इसकी अपनी एक यूटिलिटी है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी है। ऐसा नहीं कि सब कुछ इसी से ठीक हो सकता है, सब चीज को ठीक करने में सामर्थ्यमान है, ये भी ऐसा नहीं है। इसकी लिमिटेशंस है। जिस तरह चिकित्सा विज्ञान का भी एक लिमिटेशन है, उसी तरह ज्योतिष विज्ञान का एक लिमिटेशन है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान की जानकारी देता है। एस्ट्रोलॉजी इंडिकेट इन फ्यूचर प्रोबेबिलिटी, एक्जेक्टली यू कांट से
क्या निश्चित रूप से घटना घटेगी ये नहीं बता सकता। एक प्रोबेबिलिटी जो है, मैथ का चैप्टर है, वो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि किसी भी इंसान को भगवान के रूप में नहीं आना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा घटेगा ही घटेगा, क्योंकि कुछ तथ्य, कुछ विषय ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल प्रोबेबिलिटी है 90%, 95%, 100% आप बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बताना चाहिए। निश्चित घटना के अधिकार आपके पास नहीं है, ये बोलने का अधिकार आपको नहीं मिला हुआ है। इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में खगोल शास्त्र की भी चर्चा है, थोड़ी सी मैं इस पर चर्चा करके आगे बढ़ूंगा। खगोल शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न ग्रहों तथा पिंडों का अध्ययन किया जाता है, डिफरेंट टाइप प्लेनेट का अध्ययन किया जाता है, स्टार के अध्ययन की जाती है, तारे का अध्ययन की जाती है, नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, कॉन्स्टेलेशन का अध्ययन किया जाता है। कॉन्स्टेलेशन के बिना आपकी प्रेडिक्शन अच्छी नहीं हो सकती है। कोई हाउस कहीं बैठा है, मैं एक बात दिखाता हूं। एक कॉन्स्टेलेशन जो है, नक्षत्र जो है, इसके बिना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। मान लिया शनि मकर राशि पे बैठा हुआ है, 10th हाउस मकर राशि को होता है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, कर सकते। अब शाह मकर राशि में कितने डिग्री पे बैठा हुआ है? डिग्री का क्या मतलब होता है? आप हमसे कितने दूर बैठे हैं? आप बड़ौदा में हैं, कोई दिल्ली में है, कोई गुड़गांव में है, तो उसकी डिस्टेंस है कि गया से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर है, एयर स्पेस दूरी 900 किलोमीटर होगा या 800 किलोमीटर होगा। उसी तरह ग्रहों की इंटेंसिटी किस रूप में काम कर रही है, ग्रह कहाँ है, तो ये सैटर्न जो है ये श्रवण नक्षत्र पे है, 18 डिग्री पे है, श्रवण नक्षत्र पे है, इसका स्वामी चंद्रमा पे है। चंद्रमा यहाँ पे सप्तमेश है, तो यहाँ सप्तमेश चंद्रमा के प्रभाव से प्रभावित होकर के अपने फल को देने में कामयाब होगा, फल देगा। सैटर्न कल अपना ही फल नहीं देगा, चंद्रमा से शासित फल देने में सामर्थ्यवान होगा, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूरज के चारों ओर भ्रमण करते हैं। ग्रह वह आकाशीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर भ्रमण करते हैं। तारे क्या करते हैं? स्टार्स जिसको बोलते हैं, चमकता हुआ। बच्चे हम लोग छोटे थे तो देखते थे मिटमिटाते हुए कुछ चमक रहा है। तारे स्वतः चमकने वाले आकाशीय पिंड है, उसकी अपनी लाइट है, अपनी प्रकाश है, उसका अपना प्रकाश है। सूर्य इसलिए सूर्य का अपना प्रकाश होने के कारण सूर्य एक तारा है, स्टार है। तारे स्थिर रहते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। पृथ्वी घूमती है तो लगता है कि वो घूम रहे हैं, लेकिन तारे स्थिर है, फिक्स्ड है। और जो नक्षत्र मंडल है ताराओं की तारिकाओं के समूह से बना है। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी किसके ओर घूमता है? सूर्य की ओर घूमता है। कैसे घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। चंद्रमा क्या है? एक आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसलिए इसे उपग्रह भी कहते हैं। हमारे आकाश मंडल में पृथ्वी के अलावा न जाने कितने ग्रह उपग्रह हैं। सौर मंडल जो है, सूर्य ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, लघु ग्रहों तरह ग्रहों के धूल कण एवं गैसीय कणों से बना है। हमारा सौर मंडल ब्रह्मांड का एक छोटा सा भाग है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। हमारा सौर मंडल जो है सूर्य के इर्द गिर्द केंद्रित है और सभी जो प्लेनेट जो हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हमारे सौर मंडल में अभी तक
9 ग्रहों का पता चला है। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ग्रहों की बात आ गई है वर्तमान समय में, लेकिन यह जो 9 ग्रह है, ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह जो अपने प्रभाव से प्रभावित करता है उसे ग्रह के रूप में समझा है हमारे ऋषियों ने। भारतीयों पद्धति में पहले केवल 5 ही को ग्रह मानी गई थी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। चंद्रमा तो उपग्रह है, और राहु केतु का अपना भौतिक पिंड नहीं होने के कारण उन्हें ग्रहों के रूप में नहीं समझा गया था। लेकिन बाद में चूंकि उनकी उनकी प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं, ग्रहों की जब विश्लेषण करी गई, जिनके प्रभाव से हम प्रभावित होते हैं, उन्हें हम ग्रह के रूप में समझते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे ऋषियों को यूरेनस और नेपच्यून और प्लेटो की जानकारी नहीं थी, उन्हें था। उन्हें था, लेकिन उसकी चर्चा इसलिए उन्होंने नहीं किया कि पहले ही हम जान चुके हैं भारतीय पद्धति उसको ग्रह मानती है जिसका प्रभाव हम ग्रहण करते हैं या जिसका अस्तित्व हमें प्रभावित करता है। जिसका प्रभाव हम ग्रहण करते हैं या जिसका अस्तित्व वो हमें प्रभावित करता है। इसलिए 9 ग्रहों को हमारे ऋषियों ने प्रमुखता दिया। बाकी जो यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो है, पृथ्वी से इनकी दूरी की वजह से इनका बहुत सूरज की जो परिक्रमा करने में जैसे पूरा जीवन लग जाता है। जैसे प्लूटो सूरज की परिक्रमा 248 वर्ष में पूरा करता है, नेपच्यून सूरज की परिक्रमा 164.8 वर्षों में करता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने इन ग्रहों के अस्तित्व में बहुत महत्व नहीं दिया। भारतीय विचारधारा है कि सौर मंडल ग्रह के ऊपर उनकी कक्षा बहुत दूर होने के कारण पृथ्वी स्थित प्राणियों पर व्यक्तिगत रूप से इनका प्रभाव बहुत नहीं पड़ पाता। अंतरिक्ष में न जाने सैकड़ों हजारों इस तरह के अज्ञात ग्रह हैं, लेकिन फल कथन के दृष्टि से सौर मंडल के जो 7 ग्रह है और साथ में 2 छाया ग्रह राहु केतु है, इसको भारतीय विद्वानों ने इसे समझा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। बाकी ज्योग्राफिकल कुछ बातें हैं जो आपके पास पीडीएफ फाइल में मैं भेज दूंगा। खगोलीय ध्रुव है, इनकी चर्चा बहुत करना मेरा बहुत विषय भी नहीं है। खगोलीय विश्ववृत्त है, ये सब आप जान लेंगे, इनकी भी जरूरत पड़ती है। इक्वेटर कैसे काम करता है, विषुवत रेखा कैसे है, कुछ कुछ मैं भेज दूंगा। रेखांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इसके बारे में भी मैं भेज दूंगा, इसको आप पढ़ लेंगे। ये मेरा विषय नहीं है, मैं इसका एक्सपर्ट भी बहुत नहीं हूं। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी के 2 गति होती है, एक दैनिक गति, एक मिनट, एक दैनिक गति, दूसरी वार्षिक गति। दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में परिक्रमा करती है।
दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में जो परिक्रमा करती है उसे दैनिक गति कहते हैं। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होता है। अवार्षिक गति में होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन में परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगाता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड लगाता है। पृथ्वी अपनी अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमती है, फलस्वरूप पृथ्वी की सतह से लगता है सूर्य, चंद्रमा और तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, जबकि सूर्य वास्तव में स्थिर है, वो घूमता नहीं है, क्योंकि स्टार है, तारा है। परंतु हम पृथ्वी पर खड़े होकर सूर्य को देखते हैं तो सूर्य भ्रमण करता हुआ प्रतीत होता है। मध्याह्न के सूर्य हमारे सर के ऊपर आ जाते हैं। ये पृथ्वी घूम रही है, सूर्य स्थिर ही है। उसके पृथ्वी उसके सूर्य के लंबवत में आ जाने के कारण टेम्परेचर उसमें बढ़ जाता है। हम इसे ठीक उसी तरह महसूस कर सकते हैं जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं और लग रहा है कि पोल वगैरह इधर भागे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, बल्कि ट्रेन जा रही है, पोल तो नहीं जा रहे हैं, रोड और सड़कें तो नहीं घूम रही है। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश नहीं होता, आप सब जानते होंगे। वस्तुतः सूर्य के रिफ्लेक्शन से जो इसकी सतह पे पड़ता है उससे प्रकाशित होता है, और उसी के कारण द फेजेज ऑफ द मून का निर्माण होता है, कभी ज्यादा कभी कम। आपने देखा होगा शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से धीरे धीरे चंद्रमा की कलाएं बढ़ने लगती है और आप जाकर के पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला से विभूषित हो जाता है। फिर कृष्ण पक्ष में वो कला कम होते होते 15 दिनों में वो फिर अमावस्या के दिन पूरा ब्लैक हो जाता है, डार्क हो जाता है। इसे फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। इसी फेजेज ऑफ द मून के कारण तिथियों का भी निर्माण होता है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तिथि का निर्माण होता है, जो शास्त्रीय डेट है उसका निर्माण होता है। सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, अभी वर्तमान समय में एक सूर्य ग्रहण हुआ था कुछ ही समय पहले, संभवतः जून में ही हुआ था। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, क्या आती है? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, फलस्वरूप चंद्रमा का छाया पृथ्वी पे पड़ने लगता है, तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी कुछ भागों से खत्म हो जाती है, उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अभी जो सूर्य ग्रहण आया, किसी भी ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं होता। ज्योतिष में भी हम बताएंगे आगे, ग्रहण का प्रभाव जिस देश में दिखाई पड़ता है उसके लिए अच्छा नहीं होता। जिस राशि पे वो होता है उसके लिए कम से कम कुछ अच्छा बुरा फल देके जाता है। सौभाग्य है हम लोगों के लिए, ये पिछला सूर्य ग्रहण हमारे भारत की कुछ ही जगहों पे, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में 5 से 10% ही दिखाई पड़ा होगा।
कहाँ दिखाई पड़ा? चीन में, मंगोलिया में, नॉर्वे में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में। इसलिए कहा जा रहा है कि वर्तमान समय ये सूर्य ग्रहण अच्छा प्रभाव देते हुए जाएगा, हमारे देश के लिए इसका सुखद संदेश देते रहेगा, सुखद संदेश देके जा रहा है। हम लोगों की स्थितियों में सुधार होगी, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, हमारे आर्थिक संपन्नता की ओर हम अग्रसरित होंगे, स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, बीमारियों से निजात मिलने की संभावना बढ़ गई है। ये सोलर इक्लिप्स का कमाल है। उसी तरह चंद्र ग्रहण की जब चर्चा करते हैं, जब पृथ्वी सूर्य ग्रहण होता कब है, किस डेट में होता है? अमावस्या के दिन होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण पूनम के दिन, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, उसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्रमा का ग्रेविटेशनल बल जो है पृथ्वी पे कम पड़ता है, जबकि समुद्र और महासागरों पे काफी देखने को मिलता है। इसीलिए पूर्णमासी के दिन अगर कभी आप समुद्र के किनारे जाने का मौका मिला होगा तो वहां पे बहुत ज्वार भाटा आती है, लहरें बहुत उठती है, ड्यू टू ए चंद्रमा के प्रभाव के कारण। क्योंकि इस समय चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव पृथ्वी पर मिलता है और चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी से ज्यादा महासागरों में, समुद्रों में देखने को मिलता है। आप एक रिसर्च करेंगे, मानसिक रोग के कोई अगर इसमें डॉक्टर हैं तो जरा लाइन पे आएंगे हमारे सामने। मेंटल बीमारी की कोई डॉक्टर हैं तो मेरे लाइन पे आए। मानसिक रोग आप देखेंगे, पूर्णिमा के दिन विक्षिप्तता की संख्या बढ़ जाती है, पागलपन की संख्या बढ़ जाती है, उन्माद और पागलपन ज्यादा होता है। अब रिसर्च में देखिए इसको, जब जो भी पागलपन होते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं, वो पूर्णिमा के दिन उनकी संख्या बढ़ जाती है, ड्यू टू पूनम की पूर्ण प्रभाव के कारण होती है। शोध आया था अमेरिका का, जितने तरह का जो ऑकरेंस और दुर्घटना और खास करके जो मर्डर और सुसाइड की जो घटनाएं होती है, उस समय लोग पूनम के आसपास ज्यादा देखने को मिलता है। क्राइम की कैपेसिटी उसके आगे पीछे ज्यादा होता है, क्योंकि लोग चंद्रमा का मन मस्तिष्क पे अधिकार है, इमोशन पे अधिकार है, भावना पे अधिकार है, वो भावना में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, वो आवेश में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, मेंटल कैपेसिटी उनकी सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती ड्यू टू चंद्रमा के पूर्ण प्रभाव के कारण। जिनके घरों की नॉर्थ वेस्ट खराब बढ़ा रहेगा, वहां मानसिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। जिनकी चंद्रमा पे क्रूर ग्रहों की प्रभाव हो जाती है या चंद्रमा सूर्य के साथ होने लगता है अमावस्या के आसपास, उनकी मानसिक रूप से पैरों में जो पानी उतरने की बात है, फाइलेरिया की जो घटना आपकी है, स्क्रोटम की जो प्रॉब्लम होती है, वो पूनम के आसपास अधिक देखने को मिलता है। यह सब ज्योतिष में रिसर्च किया हुआ है, आप सब भी से रिसर्च कर इसकी प्रामाणिकता को समझ सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने कार्यों में इसको बखूबी उतार सकते हैं। पूरी इसकी जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट है कि क्राइम सेक्शन जो है वो पूनम के आसपास अधिक होता है। अमावस्या में चंद्रमा क्षीण हो जाने के कारण वो अपने आवेशहीन हो करके वह कुछ भी कर बैठने की क्षमता रखते हैं।
अब आपने सुना होगा, महाभारत तो सबने देखा होगा तकरीबन, उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में भी आप सुना होगा। उत्तरायण अच्छा होता है, दक्षिणायन खराब होता है, ऐसा सुना होगा। भीम भीष्म पितामह ने उत्तरायण के लिए उन्होंने 6 महीना वाणशज्ञा पे सोया रहा, उत्तरायण की इंतजार किया ताकि उनकी मुक्ति उत्तरायण में हो सके। उत्तरायण होता कैसे है? सूर्य कर्क राशि से धनु राशि के अंत तक संक्रमण करने की काल को दक्षिणायन कहते हैं। सूर्य को कर्क राशि से धनु राशि के अंत तक संक्रमण करने की काल को दक्षिणायन कहते हैं। इसमें मैं एक डेटा से दिखा रहा हूं अभी जस्ट। ये आपने देखा यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूं, 16 जुलाई को सूर्य कैंसर पे जाएंगे। देखा, कैंसर मतलब कर्क राशि, कैंसर का मतलब कर्क राशि। 16 जुलाई को 16:53 में, मतलब 4:53 में कैंसर पे जाएंगे। मैं और थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको। अभी आपका 15 जून से ये जेमिनी पे चल रहे हैं, माने मिथुन राशि पे हैं, और 16 जुलाई को कर्क राशि पे चले जाएंगे। मैं इसके आगे भी दिखा सकता हूं, अब आगे मैं दिखा रहा हूं इसमें। ए 15/12/2021 को 27:44 में ए सेजिटेरियस पे रहेंगे, और 14 जनवरी को एक कैप्रिकॉर्न मकर पे चले जाएंगे। मतलब धनु राशि पे ये जो स्थिति है 15, 12, 14 जनवरी तक ये रहेंगे। दक्षिणायन कब तक रहेगी? 16 जुलाई से 14 जनवरी तक रहेगा। जब मकर राशि पे आएगा तो सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। आप चूड़ा दही बनाते हैं ना, दान करते हैं ना, स्नान करते हैं ना, सूर्य की मकर की संक्रांति होती है। सूर्य एक राशि में एक महीना एक राशि में प्रत्येक दिन 1 डिग्री को गमन करते हुए एक राशि में जाने में उसे कितना दिन लगता है? 30 दिन का समय लगता है। और इसे सौर मास कहते हैं, सौर संक्रांति कहते हैं। अब उत्तरायण की जो अवस्था है, दक्षिणायन की अवस्था आपने तो देख लिया। अब उत्तरायण में सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि पे चला जाता है। मकर राशि से मिथुन राशि के संक्रमण काल को उत्तरायण कहते हैं। 14 जनवरी से लेकर मिथुन तक जो भी चल रहा है, ये क्या है? 6 महीना का जो समय होता है, एक अयन कहते हैं, लगभग 6 मास के बराबर होता है। हमारे शास्त्रों में उत्तरायण माह को शुभ माना जाता है, जबकि दक्षिणायन को अशुभ कहा गया है। भारतीय आचार्यों ने जो ऋतुओं के बारे में समझा, इनका सीधा संबंध सूर्य के राशि भ्रमण से समझा। सूर्य जब विशेष राशियों में पहुंचता है तो एक निश्चित ऋतु का निर्माण होता है।
अभी सूर्य क्या है, मिथुन में है। सूर्य जब वृक हम मिथुन में रहते हैं, बैसाख और जेठ की महीना में तो ग्रीष्म ऋतु होती है। सूर्य जब कर्क में जाएंगे तो वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाएगा, कर्क और सिंह में। सावन और भादो जिसको कहा जाता है। सूर्य कन्या तुला में जाएंगे तो शरद ऋतु आता है। सूर्य जब वृश्चिक धनु में जाएंगे तो हेमंत ऋतु आता है। सूर्य जब मकर कुंभ में जाएंगे जनवरी और फरवरी में तो शिशिर ऋतु का निर्माण होता है। इसी तरह सूर्य जब सूर्य के राशि परिवर्तन से ऋतुओं के बारे में समझा जाता है। अर्थात लगभग 2 सौर मासों के बराबर एक ऋतु मानकर 12 सौर मासों को 6 ऋतुओं में विभाजन कर दी गई है। क्या हुआ, वसंत ऋतु जब मीन और मेष में वसंत ऋतु, वृक और मिथुन में ग्रीष्म, कर्क और सिंह में वर्षा, कन्या तुला में शरद और वृश्चिक धनु में हेमंत और मकर और कुंभ में शिशिर ऋतु। कहीं यूं ही नहीं है, भारत के अंतर में जितनी चीज है सब आप देखेंगे सबका रिलेशन कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से है। सबका संबंध सभी चीजों का करीब करीब ज्योतिष शास्त्र से है। अब हम राशि चक्र जोडिक साइन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने मूल विषय की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत के भाष शब्द का अर्थ राशि या नक्षत्र होता है। इसी कारण राशियों के समूह को भचक्र या राशि चक्र कहा जाता है। 2.25 नक्षत्र मिलकर एक राशि का निर्माण करते हैं। आप जो राशि देख रहे हैं ये जो राशि देख रहे हैं, हर का मान 30 डिग्री है। ये हर का मान, प्रत्येक हाउस का मान 30 डिग्री है और 30 डिग्री का निर्माण 2.25 नक्षत्रों से हुआ, जिसको कंस्टेलेशन कहते हैं। एक नक्षत्र का मान 13-20, तो दूसरे का भी 13-20, तो 26-40 प्लस 3-20 मतलब 30 डिग्री। 26-40 में 3-20 जोड़ेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो एक नक्षत्र 30 डिग्री से एक 2.25 नक्षत्रों से एक राशि का निर्माण होता है। इसी तरह 12 राशियों में 360 डिग्रियों का व्यवस्था की गई है। हर राशि का 30 है तो 12 में 12 इंटू 30 को जोड़ दें तो 360 हो जाएगा। राशि जो है, राशि जो चक्र है अपनी धुरी पे एक बार पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम। इसी कारण राशियों का उदय और अस्त होता है। आप सुनते होंगे कि मेष राशि में जन्म लिया कोई, मेष लग्न में किन्हीं का जन्म हुआ, किन्हीं का वृक लग्न में हुआ, किन्हीं का मिथुन लग्न में हुआ, किन्हीं का सिंह लग्न में, किन्हीं का मकर लग्न में, किन्हीं का। ये लग्न कैसे चेंज हो जाता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने के कारण, भ्रमण के कारण राशियों का उदय और अस्त होता है। राशियों की अपनी एक प्रकृति होती है। आप जैसे ये राशि है मेष राशि, वृक राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि। मेष राशि का स्वामी क्या है? मंगल है, आगे भी चर्चा करेंगे। वृक राशि का स्वामी शुक्र है, मिथुन का बुध है, कर्क का चंद्रमा है, सिंह का सूर्य है, कन्या का बुध है, तुला का शुक्र है, वृश्चिक का मंगल है, धनु का गुरु है,
और मकर का शनि है। सबके अपने अपने फीचर्स हैं। सबका अपना अपना एक फीचर्स है, अपनी उनकी विशेषताएं हैं। और इसमें जब देखा जाएगा मेष, सिंह, धनु राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, ये इनकी प्रकृतियां होती है। आयुर्वेद में कहा गया कफ, पित्त और वायु का इम्बैलेंस होने से मनुष्य में व्याधियां से प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया हमारे शरीर के अंदर में त्रिदोष है, कफ और पित्त और वायु की जब सामंजस्य रहती है तो हमारा शरीर निरोग रहता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो राशियों से इसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि जो है पीत संज्ञक है। एक गर्म तत्व क्या है, और वृक्ष, कन्या और मकर राशि जो है ये जो है वायु संज्ञक है, जिसको पृथ्वी तत्व में देखा जाता है। ये मेष, सिंह, धनु जो है अग्नि तत्व हैं, और मिथुन और तुला, कुंभ राशि मिश्रित हैं। इनमें वायु का भी असर है और थोड़ी कफ का भी असर आता है, क्योंकि उनके नजदीक होते हैं। और कर्क और वृश्चिक, कर्क जो है और वृश्चिक है, और कुंभ राशि जो है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि एक कफ संज्ञक है, एक कफ संज्ञक है। वृश्चिक होगा, कफ संज्ञक होते हैं। ये जल तत्व से प्रभावित होते हैं। इस तरह जो मास है, भारतीय ज्योतिष में मासों का वर्गीकरण जो मैंने पहले भी कहा, मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा के आधार पर होता है। इन्हीं के संक्रमण के आधार पर सौर मास और चंद्र मास कहे जाते हैं। जितने समय तक सूर्य एक राशि में रहे वह सौर मास कहा जाता है। एक राशि में 1 डिग्री गमन करते हुए एक राशि में 30 डिग्री गमन करने में 1 माह का समय लगता है। ऐसे 12 सौर मास मिलकर एक सौर वर्ष होते हैं। इन मासों का नामकरण राशि के नाम पे दिया गया है। उदाहरण के लिए मेष मास, वृष मास, मिथुन मास, ऐसे। जैसे अभी मिथुन मास में हम लोग चल रहे हैं। सौर मास में सूर्य के एक संक्रमण काल को कहते हैं, लेकिन चंद्रमास में चंद्रमा के सभी राशियों के संक्रमण काल को कहते हैं। जिस तरह सूर्य एक मास मिथुन से लेकर कर्क, सिंह, ये पूरे एक सौर मास कहे जाते हैं। और चंद्रमा में क्या होता है, चंद्रमा का सभी राशियों के संक्रमण काल को कहते हैं। प्रायः चंद्रमास का प्रारंभ चंद्रमा के अमावस्या के बाद प्रथम दिन से लेकर पुनः सूर्य की किरणों में लोप अर्थात अगली अमावस्या तक माना जाता है। जैसे यहाँ सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो तो अमावस्या, और ये सूर्य से चंद्रमा ये 180 डिग्री पे हो तो क्या होगा, पूर्णम, जिसे कहते क्या है, पूर्णमासी। इन मासों का नामकरण पूर्णिमा के नक्षत्रों के आधार पर दिया गया। जैसे आप देखिए, नाम सुने होंगे कि चैत्र मास चल रहा है तो चित्रा नक्षत्र पे पूर्णिमा होता है। वैशाख मास में विशाखा पे होता है। ज्येष्ठ मास में जो अभी वो आप ज्येष्ठा नक्षत्र पे देखेंगे।
आषाढ़ मास में इसी तरह सभी के अलग अलग वर्गीकरण दिया गया है। माघ मास में मघा, फागुन में पूर्वा फागुनी, अतः जैसे श्रावण मास में श्रावण के आधार पे किया गया। चैत्र मास कब आते हैं? मार्च और अप्रैल में। वैशाख कब होते हैं? अप्रैल और मई में। ज्येष्ठ मई और जून में। आषाढ़ जून और जुलाई में। श्रावण मास में जुलाई अगस्त, भादो अगस्त और सितंबर, आश्विन सितंबर अक्टूबर, कार्तिक अक्टूबर और नवंबर, अगहन जिसे मार्गशीर्ष भी बोला जाता है नवंबर और दिसंबर, पुष मास दिसंबर और जनवरी, माघ मास जनवरी और फरवरी। इस तरह चंद्रमासी भारतीय पंचांगों में लिखे जाते हैं। हिंदी कैलेंडर में भी चंद्रमास के आधार पर ही दी जाती है। उत्तर और दक्षिण भारत में सिर्फ केवल इतना ही भेद है। उत्तर भारत के पंचांगों में पहले कृष्ण और बाद में शुक्ल पक्ष लिखा जाता है, जबकि अन्यत्र वास्तविक चंद्रमास का जो आरंभ है अंत के आधार पे शुक्ल पक्ष और बाद में कृष्ण पक्ष लिखा जाता है। नए चंद्रमा से चंद्रमा का जो उदय होता है से पूर्णिमा तक का शुक्ल पक्ष मानी जाती है। इसमें चंद्रमा बढ़ते हुए हर कला में बढ़ते जाते हैं, और जब चंद्रमा कला से घटते जाते हैं उसमें पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा की भी दूरी 180 डिग्री की हो जाती है, और धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद घटते घटते चंद्रमा घटते घटते अंत में लुप्त हो जाता है, तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अल्टीमेटली अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा साथ हो जाते हैं। सभी पक्षों की तिथियां के नामकरण चंद्रमा की स्थिति और उनके संख्यात्मक की दृष्टि में रखकर की गई है। अमावस्या से आगे पूर्णिमा तक क्रमशः पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंचमी ऐसे तिथि के निर्माण होता है, और पूर्णिमा के बाद फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तिथिया, आवृत्ति का निर्माण होते होते फिर अमावस्या में हम चले जाते हैं। इसका संबंध निर्णय सूर्य और चंद्रमा के राशि पथ में स्थितियों के आधार पर निर्भर करता है। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक साथ हो जाते हैं। सूर्य धीमे चलता है, एक राशि में एक दिन 1 डिग्री गमन करता है, जबकि चंद्रमा को एक राशि में गमन करने में उसे सूर्य को 30 दिन का समय लगता है, और चंद्रमा को क्या लगता है? 2 दिन 6 घंटे। 2 दिन 6 घंटे में वो अपने एक राशि को पार कर जाता है। ज्यों-ज्यों चंद्रमा सूर्य के अंशों से 12 डिग्री आगे बढ़ता है, वैसे वैसे एक तिथि के निर्माण होते जाते हैं। चंद्रमा को पूरी राशि को पार करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11 सेकंड लगता है। चंद्रमा को पूरी राशि को पार करने में, चंद्रमा को ऐसे पूरी राशि को पार करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11 सेकंड लगता है। इस तरह तिथियों का निर्माण होता है, और ज्योतिष शास्त्र में उसकी एक यूं नहीं रखा गया, उसके पीछे तथ्य है, तर्क है, व्यवस्था है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का, दूसरे दिन के सूर्योदय तक का समय को वार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में 24 घंटा माना गया। उसे हम 27 घटी के रूप में देखते हैं। वार 7 होते हैं। राहु और केतु को छोड़कर
शेष जो 7 ग्रहों के नाम पर एक वार होता है। क्योंकि राहु केतु का अपना कोई भौतिक पिंड नहीं है, इस कारण उसको वार में शामिल नहीं किया गया है। वारों का यह क्रम अनुमान पर आधारित नहीं है। आप सब जानते होंगे कि लगता है किसी ने रख दिया होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। ऐसा नहीं है, यह अनुमान पर आधारित नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिकता है, ज्योतिष की वैज्ञानिकता है, खगोलीय ग्रह पिंड की वैज्ञानिकता है। जिसको आप आकाश में 7 ग्रहों की कक्षाओं में जो क्रम है, वही क्रम पूरा गणना में प्राय माना जाता है। मैं इसे एक पिक्चर में एक मैं दिखाने का प्रयास करता हूं आपको। शेयर हो गया ना, शेयर करना। ये आप देख रहे हैं ना होरा, यहाँ पे ये होरा जो देख रहे हैं सबका होरा है। ये इसी होरा को, ये जो होरा है सबकी अपनी एक होरा होता है 24 घंटे में। कैसे उसका निर्माण होता है ये मैं एक पीडीएफ भेजूंगा, उसमें आप देख लेने का प्रयास करेंगे। जो होरा है वो पृथ्वी के ग्रहों की दूरी के अनुसार लिखा जाता है। इस प्रकार शनि, गुरु, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, चंद्रमा। पृथ्वी जो सबसे दूर है शनि है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद मंगल। इसी प्रकार अन्य ग्रहों का हम देखते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम सूर्य का प्रत्यक्ष दर्शन होने के कारण पहला वार सूर्य का अर्थात रविवार हुआ। इस रविवार के 24 घंटे के जो होरा हम देखेंगे, जो होरा के हिसाब से दूसरे दिन जो होरा होता है वो उसका सूर्योदय के समय में सोमवार चंद्र का होरा हो जाता है। फिर तीसरे दिन मंगल का होरा होता है, इसलिए मंगलवार रखी गई है। चौथे दिन बुध का होरा होता है। 5वें दिन सूर्योदय गुरु के होरा में होते हैं। और फिर शुक्र का, फिर शनि का, शुक्र का, फिर शनि का। इसलिए इसका भी एक एक अपनी व्यवस्था है। और इस तरह जो वार है उसके द्वारा दिन जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार का निर्माण हुआ। इसके डिटेल में पीडीएफ में भेजूंगा, तो उसमें आप देख करके पर एक बार रिपीट कर लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह ज्योतिष शास्त्र का एक वैज्ञानिक आधार है। ज्योतिष का मतलब प्रकाश देने वाला शास्त्र, जिसमें जीवन के सुख दुख हर मर्म की जानकारी मिलती है, जो है शास्त्र बताता है, जिसके बारे में पूरी तथ्य बताता है, जिसको हम शास्त्र कहते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो कि ज्योतिष की प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा आई, पुराणों में इसकी चर्चा है, उपनिषदों में भी इसकी चर्चा देखने को मिलती है। इस तरह
ज्योतिष शास्त्र का एक अपना प्रमाणिकता है, एक वैज्ञानिक आधार है, और इसे हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे हम जानने का प्रयास करेंगे कैसे इसके प्रभाव से हम पृथ्वी स्थितवासी प्रभावित होते हैं। मेदिनीय ज्योतिष में जब हम चलेंगे कभी, बहुत बड़ा विशाल विषय है जिसमें आपकी किस शहरों में ही भूकंप आएगी, किस शहर ज्यादा आक्रांत होगा, उसकी भी जानकारी मिलती। कैसे जो भुज में जो भूकंप आई थी, तो भुज में ही क्यों आया, दूसरे शहरों में क्यों नहीं आया था, घर के घर तबाह हो गया। इसका भी ज्योतिष में हल है, समाधान है। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर इससे पहले समझी जाए, पहले मानी जाए, इसकी प्रमाणिकता। अभी जैसे बारिश का मौसम आ गया, 2000 मुझे याद है 2006 में अहमदाबाद में प्रजन्य लगा था, जिसमें हमारे ज्योतिषी भी थे और हमारे मौसम की विज्ञान के वैज्ञानिकों ने एक प्रोग्राम किया जो प्रजन्य नाम दिया गया, उसमें मैं भी था। बहुत सारे उस समय में ऐसी भविष्यवाणियां मौसम के बारे में होती थी जो उनकी सटीक नहीं हो पाता था। हम लोग की भविष्यवाणियां में गलती हो जाती है, हम गलत हो सकते हैं, हमारी नॉलेज गलत हो सकती है, हमारे ज्ञान में कमियां हो सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि विज्ञान में कमी है, हमारी जानकारी की कमी है। और मुझे गर्व होता है उस समय हमारे ज्योतिष शास्त्र के लोगों ने जो प्रेडिक्शन की थी, तो उसकी सच्चाई 80 to 90% दिखाई पड़ा। इस तरह इस शास्त्र का एक अपना महत्व है, एक अपना इंपॉर्टेंस है, अपनी सिग्निफिकेंस है। इसको हम क्रमबद्ध रूप से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जानने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ मैं इस क्लास को मैं बंद करना चाहूंगा। इसमें कहीं कोई अगर संदेह है तो आप पूछ सकते हैं एक एक कर। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के संबंध में संदर्भ में बात करी जाए, फिर जैसे आगे मैं चलूंगा जिस विषय पे आऊंगा उस पे पूछा जाए। सर एक तो मुझे होरा क्या चीज है ये क्लियर नहीं हुआ, आपने होरा शब्द का इस्तेमाल किया, इसका अर्थ और इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ। होरा का मतलब एक घंटा हो, जैसे हमारा एक घंटा होता है उनका एक होरा होता है, उसको होरा बोलते हैं। शास्त्रीय समय के हिसाब से नाम है उसका, लैंग्वेज होरा है। ठीक है। अच्छा अच्छा। सर ये शास्त्रों का जो आपने हर का एक घर बताया और उसका एक नक्षत्र बताया, ग्रह बताया, तो वो थोड़ा सा एक बार बता देंगे कौन सा नंबर कौन सा कहाँ? वो हम आएंगे ना, आगे आंखें आएंगे। अभी तो मैं ऐसे ही बीच में ऐसे ही डाल दिया कि ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं, समझाते हुए आगे बढ़ूं। उसके विषय पे मैं आऊंगा ना, ग्रहों पे आऊंगा, मैं उसके नक्षत्र पे आऊंगा, कस्टलेशन पे आऊंगा, कस्टलेशन का स्वामी कौन सा होता है, सब पे मैं आऊंगा। तो मैं आज्ञा है आप लोगों का इस क्लास को बंद करने का। कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लग रहा है? राजीव जी अच्छा लगा? सर हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अतुल पांडे जी। अच्छा। हाँ हाँ जी सर। हाँ अतुल पांडे जी, आप जरा लाइन पे आए। आप क्या बताए थे कि मैं क्या करता हूँ? मैं सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट हूँ, कार्यरत हूँ गुजरात रिफाइनरी के अंदर। इसमें कोई मेंटल डॉक्टर भी हैं? मेंटल ट्रॉमा को देखने वाले तो सर्जन हैं? न्यूरो सर्जन है डॉक्टर पुनीत सर। वो हैं, आए हुए हैं, आए हैं तो दिख रहे हैं सर। तो सिस्टम में तो दिख रहा है उनका नाम। अच्छे, वो अभी नहीं है हम लोग के साथ। चले आगे उनसे मैं बात करूंगा, उनके संदर्भ में मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा, उनसे जानने सीखने का हम लोग भी प्रयास करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस कक्षा को मैं बंद करता हूं। फिर अगले रविवार को इसी समय फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।